सांसों पर मौत का शिकंजा। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमण और मृत्यु दर के मामलों में वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल लगभग 3,89,000 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं और ये आंकड़े दिल दहला देने के लिए काफी हैं। मरने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो लोगों की संख्या की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3,645 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी कहीं ना कहीं इजाफा है, लेकिन इलाज और ऑक्सीजन की समस्या को लेकर अभी भी भयावह स्थिति बनी हुई है। इलाज के अभाव में मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। तकरीबन 4 लाख मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। आलम यह है ऑक्सीजन, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, बेड नहीं है, तमाम तरह की जो दिक्कत परेशानी है वो अस्पतालों में साफ तौर पर मरीजों के साथ देखा जा रहा है। और इन सब चीज़ों के अभाव से या इलाज के अभाव से कह सकते हैं कि लगातार मरीज दम तोड़ रहे हैं। अब 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 3,79,000 तक पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन 4,000 से जो लगभग मामले हैं लोगों की अगर बात की जाए तो 3,645 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है बीते 24 घंटे के दौरान। ना अस्पताल है, ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है। हालात बद से बदतर है। तकरीबन पूरे देश का यही हाल है। लगातार सरकार दावे कर रही है कि हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को दे रहे हैं, मरीजों के लिए हम तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। क्योंकि लगातार अस्पताल के बाहर ऐसे पैम्पलेट्स लगे हुए हैं कि अब अस्पताल में 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है। आलम अब ये है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास जाने माने डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर शुभम गुप्ता, सिविल अस्पताल प्रभारी, हमारे साथ डॉक्टर राजेश तिवारी, सिविल अस्पताल प्रभारी, और डॉक्टर सचिन नायक, कोविड प्रभारी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरा स्ट्रेन है वो इतना भयावह है और ऐसे में लोग कैसे इस संक्रमण से बच सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर शुभम गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से दूसरा स्ट्रेन इतना बेकाबू है पूरे देश में, उस हिसाब से कैसे लोग इस संक्रमण से बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, पहले जो कोविड का स्ट्रेन था और अभी जो कोविड का स्ट्रेन है इसमें काफी अंतर है जी। पिछले साल जो कोविड का स्ट्रेन था उसमें पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी रहता था, लेकिन अभी जो स्ट्रेन है इसमें 80 SpO2 और उससे नीचे SpO2 वाले पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, जो गंभीर किस्म के मरीज हैं। और इसमें एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स वाले और मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स कम हैं। तो मेरी लोगों से यही गुंजाइश है, यही अपील है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सबसे ज्यादा प्रयोग करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, यदि हल्की सी भी सर्दी खांसी या गले में खराश या बुखार आता है तो तुरंत अपना कोविड टेस्ट कराएं। ये नहीं सोचें कि हमें मामूली सर्दी खांसी है। अभी 90% केसेस जो सर्दी खांसी के हैं वो लगभग कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। ये मान के चलें कि हमें कोविड है, उसकी तुरंत और जो जांच कराएं। यदि उसकी रिपोर्ट छोटी जगहों पर थोड़ी लेट आती है, 3 से 4 दिनों में आती है, रिपोर्ट के आने का इंतजार नहीं करते हुए एक पल्स ऑक्सीमीटर अवश्य खरीदें और पल्स ऑक्सीमीटर खरीद कर अपने SpO2 देखते रहें। यदि SpO2 का लेवल 95 से नीचे जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और दवाई गोली पहले ही दिन से चालू करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि हम लोगों को जो 45 से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन का कार्य है, वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं सब लोग, उससे कोई हानि नहीं होती। अभी 1 तारीख से हम लोग 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी का वैक्सीनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से फायदा ये है कि 90% लोगों को तो कोरोना नहीं होता है और जिन लोगों को हो भी जाता है सेकेंड डोज के बाद, उन लोगों को लाइफ की कोई हानि नहीं होती है। तो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।
मतलब वैक्सीनेशन जरूरी है, बने रहेगा। हम सीधा चलते हैं अब राजेश तिवारी जी के पास। डॉक्टर साहब, इस बारी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो लोग गंभीर बीमारी है, जिन्हें हृदय की बीमारी है, ऑक्सीजन लेने में कमी की वजह से लगातार जो मरीज है वो दम तोड़ रहे हैं, लेकिन जो माइल्ड स्ट्रीम वाले मरीज हैं वो भी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? मरीजों के सीरियस होने के पीछे ये वजह है कि कई लोग जो हैं अपनी बीमारियों को छुपाते हैं और टेस्ट कराने में बहुत लेट हो जाते हैं जी। दूसरा ये हो रहा है कि जो इसकी ये वाला जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसकी जो फैलने की क्षमता है बहुत ज्यादा है। तो कई बार पता ही नहीं चलता है, उसको उनके लंग्स तक इन्फेक्शन फैल जाता है और वो उसको मामूली सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसा लेते हैं, इसलिए उनको इलाज कराने में लेट हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऐसे में हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं वो इस बीमारी से कहीं ना कहीं रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे मरीजों की संख्या ज्यादा है जिनकी मौत हुई है कोविड में, तो ऐसे मरीज कैसे कोविड से बच सकते हैं? क्या एहतियात वो बरतें अपने रोजमर्रा के जीवन में जो वो इस स्ट्रेन से बच सकते हैं? जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो कम से कम अपने घर से बाहर निकले। खूब ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, और अगर घर से बाहर निकले तो प्रॉपर मास्क पहने और बाहर से आने के बाद जो भी अपने कपड़े हैं वगैरह उतार के सब एक जगह रख दें और प्रॉपर सैनिटाइज हो और एक बार नहा लें। क्योंकि जो ये जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, इनमें वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तेजी से होता है, क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उनके शरीर की, उनकी इन मरीजों की कम होती है। बिल्कुल, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं अब सचिन जी के पास। डॉक्टर साहब, इस बार जो कहीं ना कहीं स्ट्रेन है, कोई एज लिमिट नहीं है कि 1 साल के बच्चे को कोविड नहीं होगा या 10 साल या 18 साल या 50 साल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कोरोना बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिकवर कम कर रहे हैं, रिकवरी रेट कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसके पीछे क्या वजह है? या फिर 1 साल का बच्चा है या 18 साल है या 20 साल है, अगर वो कोविड की वैक्सीन लेता भी है तो क्या वो सेफ रहेगा? जी तिवारी सर। जी सचिन जी, ये प्रश्न आपसे है। डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर सचिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 साल का बच्चा भी कोविड से ग्रसित हो रहा है, उसे भी कोरोना संक्रमण हो रहा है, तो ऐसे में अगर 1 साल के बच्चे को भी संक्रमण का टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, तो क्या वो सेफ है? हाल फिलहाल अभी अंडर स्टडी है और काफी सारी वैक्सीन अंडर ट्रायल चल रही है जो छोटे बच्चों को भी लगाई जा सकती है जी। और जो वैक्सीनेशन लगाना नहीं लगाना, ये जो सवाल प्राय हमारे सामने देखने में आ रहा है, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि वायरस किसी न किसी फॉर्म में हर किसी को एक बार टच जरूर करेगा। लॉकडाउन और ये जो हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, केवल इसकी रफ्तार को थोड़ा स्लो करने की कोशिश है। तो कोई ये ना समझे कि वायरस उन्हें नहीं छुएगा। वायरस इन्फेक्ट करे उससे पहले अगर आप वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सेफ साइड में आ जाएंगे। तो अपने सेफ जोन को चुनिए और अपनी वैक्सीन को टाइम पर लेने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप कोविड प्रभारी हैं, तो आप इस नए स्ट्रेन को कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले स्ट्रेन से इस बार का जो स्ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा घातक है और लोगों को शायद समझने का मौका भी नहीं मिल रहा है। कोरोना वो वायरस के संक्रमण के शिकार भी हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सांस लेने में ज्यादा तकलीफ और ऑक्सीजन की कमी से मौतें। तो आप इसे कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं वायरस जो पिछले साल से भी कंपेयर करें डेफिनेटली ज्यादा घातक है जी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तैयारी 1 साल में काफी बढ़ी है। तो जो पिछली साल बिना तैयारी के हम एक नॉर्मल वायरस के सामने थे और अभी कुछ तैयारियों के साथ एक घातक वायरस के सामने है, तो चुनौतियां दोनों समय में ही सेम है। पहले भी ये घातक ही था और आज भी घातक ही है। तो हम इसकी घातकता न देखें कि कितना घातक है और कितना इसकी इफेक्टिविटी है, ये अपनी जगह प्रिकॉशन हमें लेना है। तब भी हमें यही प्रिकॉशन लेना है, अब भी वही प्रिकॉशन हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और दूसरा कोई रास्ता भी है नहीं। बिल्कुल, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं हम डॉक्टर शुभम गुप्ता जी के पास। डॉक्टर साहब,
ऐसा देखा जा रहा है और होता भी है कि जो लोग कोरोना का टीका ले चुके हैं, या तो उन्होंने पहला डोज ले लिया है या फिर जिनका दोनों डोज पूरा हो चुका है, वो भी लोग संक्रमित के शिकार हैं। कोरोना संक्रमण में दोबारा हो रहा है, तो क्या वो लोग कोरोना गाइडलाइन को पालन नहीं करते या मास्क नहीं लगाते, इसके पीछे ये वजह है, या फिर कहीं ना कहीं अभी जो वैक्सीन है वो 100% सेफ नहीं है? देखिए, जो वैक्सीन है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो 90% लोगों पर तो सेकंड डोज लगने के बाद में, यदि वो सेफ जोन में रहते हैं, अपना मास्क का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन काफी संख्या में लोगों को ऐसा देखने में आ रहा है कि सेकंड डोज के बाद भी कोरोना होता है। लेकिन ऐसे केसेस में हमने स्टडी किया है, मैंने काफी सारे केसेस देखे हैं जिनको सेकंड डोज लगने के बाद भी कोरोना हुआ है। तो उस केस में हमें हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और केवल होम आइसोलेशन में दवाई देकर उनका इलाज किया जा रहा है और वो एकदम ठीक हो जा रहे हैं। डेथ रेट अभी तक कोई डेथ ऐसी देखने में नहीं आई है जिसको सेकंड डोज लगा हुआ हो और उनकी डेथ हमारे अस्पताल में हुई हो। ऐसा केस हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया। मतलब ऐसा अभी तक कोई केस नहीं है कि जिन्होंने दोनों डोज ले लिया हो कोरोना की और उनकी फिर भी उनकी मौत हुई हो। लेकिन आप जी लेकिन जिस अस्पताल में आप हैं, या फिर आप मरीज को शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो ऐसे में इस बार की जो सिम्टम है वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स पकड़ में नहीं आ रहे हैं कि लोग संक्रमित हैं, लेकिन एक टेस्ट में पता नहीं चला, दूसरे टेस्ट में पता नहीं चला, शायद तीसरे टेस्ट में पता चला, लेकिन तब तक हालत गंभीर हो गई। अभी क्या स्थिति है कि पहले जो कोरोना की लहर थी वो गांवों को इफेक्ट बहुत कम किया था उसने, और अभी जो गांवों में भी ज्यादा से ज्यादा संक्रमण हो गया है। काफी लोग गांव से, हमारे यहाँ 60-70% लोग जो है वो रूरल एरियाज के भर्ती हैं हमारे अस्पताल में, और शहरों में जो उसकी रफ्तार थी वो अब थोड़ी धीमे पड़ने लगी है क्योंकि वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है लोगों में और डेवलप काफी स्तर तक हो रही है। लेकिन गांव चूंकि अछूते थे इस बीमारी से, लेकिन अब गांवों में भी संक्रमण की रफ्तार पकड़ गई है और वहां से भी पेशेंट आ रहे हैं। तो गांवों में भी हमें लोगों को सजग करने की आवश्यकता है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क बराबर पहने, और जिस भी व्यक्ति को थोड़ी भी सर्दी खांसी होती है या बुखार आता है तो तुरंत गांव के डॉक्टर को नहीं दिखाएं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के और अपना इलाज कराएं। यदि SpO2 उनका 95 से नीचे जाता है तो अपना CT स्कैन करवाएं 5वें दिन, और CT स्कैन करवा के उसकी रोग की संक्रामकता को के आधार पर अपना इलाज कराएं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बनी रहिएगा। सीधा चलते हैं राजेश तिवारी जी के पास। राजेश जी, ऐसा देखा जा रहा है कि जिनका ऑक्सीजन 90 से कम हो गया उनकी हालत और बिगड़ती है, और ऐसे शायद मरीज कम ही हैं जो कोरोना को रिकवर कर पाए या फिर वापस वो स्वस्थ हो पाए। तो ऐसे मरीज को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, या फिर अगर मान लीजिए कोई इस कंडीशन में पहुंच भी जाता है तो क्या एहतियात बरत कर या किस तरीके से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है? घरेलू नुस्खे के तौर पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे और तमाम तरह की चीजें जो आपका तर्क हो। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो लोग डायरेक्ट 90% से कम ऑक्सीजन लेवल पे अस्पतालों में आ रहे हैं। ऐसे मरीजों की तादाद दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, पर इसमें से भी 90% जो हमारे मरीज हैं वो रिकवर हो रहे हैं। सिर्फ 10% ही मरीज ऐसे हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अगर किसी को भी अगर कोरोना हो गया है तो जैसे आप घरेलू नुस्खे के बारे में बात कर रही हैं, तो वो सबसे पहले स्टीम इनहेलेशन मतलब भाप लेना घर में ही चालू करें, प्राणायाम चालू करें, व्यायाम चालू करें और श्वास संबंधी एक्सरसाइज चालू करें। अपने जो रेस्पिरोमीटर आते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं वो सांस खींचने और छोड़ने में। मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो पहले इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग रिकवर नहीं हो रहे हैं, अभी भी 90% लोग रिकवर होके अपने घर जा रहे हैं। मैं भी रोज अपने अस्पताल से छुट्टियां करता हूं। ऐसा नहीं कि डेथ नहीं हो रही, पर डेथ हो रही है, पर रिकवरी रेट अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। मतलब रिकवरी रेट है। लेकिन अगर आपके अस्पताल में, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात है और शायद ज्यादा समझेंगे हम लोगों के मुकाबले, तो आपने क्या स्थिति देखी और पहले और अब में आपको क्या फर्क लगा? पहले और अब में तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। पहले हमारे यहाँ लगभग जो पिछले 1 साल में हमने कोरोना मरीजों का इलाज किया है, लगभग हमारे अस्पताल में एक भी डेथ नहीं हुई थी। पर अभी की जो स्थिति है, ये जो इस समय का जो कोरोना वायरस का स्ट्रेंड है, ये बहुत ही घातक है।
लगभग 1 डेथ पर डे या 2 डेथ, कभी कभी 2 डेथ पर डे भी मेरे हॉस्पिटल में हो रही है। जी बिल्कुल राजेश, बने रहिएगा सर हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं सचिन नायक जी के पास। सचिन जी, कोविड के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयार है, और क्योंकि आप खुद एक कोविड प्रभारी हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं और आपके हिसाब से क्या पॉइंट्स हैं? मेरे मुताबिक प्रशासन ने काफी तैयारी करी है और काफी मुश्किल से इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो वायरस है, इसका जो संक्रमण है काफी गांव में, काफी इंटीरियर एरिया में फैला है। और जो लोग हम अभी शहरों में देख रहे हैं, ये मात्र 2 या 3% ही लोग हैं। अगर आप गाँव में जाएंगे और पता करेंगे तो करीब हर घर में बुखार, सर्दी, खांसी, मतलब कि कोविड के सिम्टम्स प्रेजेंट है। लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, करीब एक गाँव में हमारे पास 2 या 3 मरीज हमारे हॉस्पिटल्स में है। तो ऑल टुगेदर हम एवरेज निकालेंगे 2% लोग ही, शायद 2 से 3% लोग हमारे हॉस्पिटल तक आ रहे हैं गाँव से। और उनमें से भी जैसे तिवारी जी ने बताया कि 90% लोग हमारे यहाँ से रिकवर होते जा रहे हैं जी। तो जो भीड़ और जो हेल्थ सिस्टम पर हमें बर्डन दिखने में आ रहा है, इसकी इन्फेक्टिविटी और ये जो फैल गया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की लास्ट स्टेज है ये, और करीब हर जगह फैल चुका है। तो इसी कारण से ओवर बर्डन हम देख रहे हैं और अभी केसेस हमें नोटिस हो रहे हैं। और काफी देखने में आया कि लोग फोन करते हैं कि बस सर्दी खांसी चल रही, कहीं ना कहीं उनके मन में पता है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट में आए हैं और उनको कोविड है, लेकिन एक डिनाइल की स्थिति बनी हुई है। लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कोविड से इन्फेक्टेड है। 4 दिन 5 दिन वो लगाते हैं और काफी लेट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जी बिल्कुल सचिन जी, ऐसे में क्योंकि अभी आपने बोला कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोविड तो है लेकिन वो टेस्ट से डरते हैं, या वजह चाहे जो भी है, टेस्ट नहीं कराते और तब तक हालात बिगड़ जाते हैं। और देश में स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, तमाम तरह की चीजें, उपकरणों की कमी है। नया स्ट्रेन इतना खतरनाक है। अभी हम पीक के पीछे है, पीक अभी आएगा मई में, यानी पीक अभी तक नहीं आया है, हालात बद से बदतर है। तो पीक में क्या और परेशानी लोगों को आने वाली है, आपके हिसाब से क्या है? अभी जो कि पीक नहीं आया और ऑलरेडी हमारा हेल्थ सिस्टम करीब बहुत हो चुका है जी। तो सभी से मेरा यही कहना है कि प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश करें कि इस पीक में हम या हमारे अपने कोई नहीं आए, क्योंकि हाल फिलहाल में ऑक्सीजन की इतनी कमी है। आगे पीक आने के पर हो सकता है कि और भी कमी ऑक्सीजन की रहे और जो भी बेसिक सुविधा है वो पेशेंट तक नहीं पहुंच पाए। तो इससे बचने की कोशिश करें। और ये जो डिनाइल की स्थिति आपने मनों में बना रखी है कि मुझे नहीं है, तो उससे जल्द से उस भ्रम को तोड़ें और जल्द से जल्द हेल्थ सिस्टम में आकर अपना इलाज करवाना शुरू करें, जिससे कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े और आपकी जो कंडीशन है क्रिटिकल ना हो। बिल्कुल बने रहिएगा। सीधा अब रुक करते हैं, शुभम गुप्ता के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, पहले जो स्ट्रेन था उसमें 50 साल से ज्यादा लोग ज्यादा प्रभावित थे, या फिर जो पहले से ही सांस के मरीज हों, या तमाम तरह की जो चीजें थी देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार क्या है, 25 से लेकर 40 साल की उम्र तक के लोग इस बार नए स्ट्रेन से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या उन लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में नहीं रखा, या शायद नए स्ट्रेन में मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा, या कहीं ना कहीं अनदेखी करी या मनमानी की, शायद इसकी वजह ये हो सकती हो? ये देखिए, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 43 साल के उम्र ज्यादा वाले उम्र के लोगों को हमने वैक्सीनेशन कर दिया है, और जो 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन अभी होना बाकी है ना। और ये जो स्ट्रेन है ये किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले वो कोमॉर्बिड लोग जिनको कोई बीमारी होती थी उन लोगों को ज्यादा होता था, लेकिन अभी ये जो स्ट्रेन है ये सभी को इफेक्ट कर रहा है। जैसे घर में यदि एक मेंबर को हो गया और तो लगभग हमें देखने में आ रहा है कि पूरी फैमिली ही बीमार हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को सीटी स्कैन में 70% 80% तक भी इन्फेक्शन है, वो लोग भी हमारे अस्पतालों से ठीक होके जा रहे हैं। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो डेथ रेट है वो काफी कम है और जो रिकवरी रेट है वो काफी बढ़ा हुआ है। पहले की भांति 90% लोग ठीक होके जा रहे हैं। तो बस हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी जितनी अर्ली इंटरवेंशन होगा डिजीज का, जितनी जल्दी आप हमारे अस्पताल में आ जाएंगे, जितनी जल्दी आप डॉक्टर को दिखाने के लिए आ जाएंगे, सर्दी खांसी जैसे ही होती है,
तो आपके बचने के चांसेस, आपके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बने रहिएगा। सीधा अब रुक करते हैं राजेश तिवारी जी का। राजेश जी, ऐसा देखा जा रहा है आंकड़ों की अगर हम माने तो जो माइल्ड स्टोन वाले पेशेंट है वो भी जाके अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। शायद ऐसे लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को बेड मिलना चाहिए या फिर जो सीरियस कंडीशन में पहुंच गए हैं उन लोगों को बेड नहीं मिल पाता, उन लोगों को इलाज सही ढंग से नहीं मिल पाता। तो क्या एक वजह डेथ रेट में बढ़ोतरी की या फिर मरने वाले संख्याओं की जो वजह है वो ये भी हो सकती है? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी की भी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो वो एकदम से पैनिक हो जाता है कि मुझे कोरोना हो गया है, और वो उसके बाद अस्पताल की तरफ भागता है कि साहब मुझे तो भर्ती कर लो, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कुछ हो ना जाए। इसलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है या आप एसिम्टोमेटिक हैं तो आप उसका घर पे ही इलाज कर सकते हैं। हमारी आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाके कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको कोरोना किट घर पे प्रोवाइड करवाती है, और उनसे कहा जाता है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। पर कई मरीज ऐसे होते हैं कि जो डर जाते हैं और अस्पताल की तरफ भागते हैं। इसी कारण कई बार आपने भी सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्कुल सीरियस मरीज है उसे कई बार बेड नहीं मिल पाता है। उसके कारण भी हो सकता है कि शायद डेथ रेट में थोड़ा सा इजाफा हुआ हो। जी, मतलब जिन्हें माइल्ड सिम्टम है अगर वो होम आइसोलेशन में रहे तो भी ठीक हो जाएंगे, पैनिक होकर अस्पताल के चक्कर या ऑक्सीजन या तमाम तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं। बनी रहिएगा, हम सीधा रुक करते हैं सचिन नायक जी के पास। सचिन जी, क्या स्थिति है सबके सामने है, ऐसे में लगातार संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी है। हमने आपसे पीक को लेकर भी बात की कि अभी पीक से हम दूर है और अभी स्थिति भयावह है, लेकिन ऐसे में इस बार जो कोरोना के सिम्टम्स हैं उसमें फर्क है, क्योंकि जो पिछली बार सिम्टम्स थे और जो इस बार थे, इस बार के सिम्टम जल्दी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। आप उसे कैसे देखते हैं और पहले और अब में इसको लेकर भी क्या फर्क है? जी, मेरा नजरिया अभी जो कोरोना इस पर आउट ऑफ द लाइन बिल्कुल अलग है। मेरा सीधा मानना है कि अभी जो हमारे शहरों में जो हालत है वहाँ पर सीधा सा अगर कोई भी सिम्टम्स है तो मेरा यही कहना है कि जो भी पेशेंट है जल्द से जल्द दवाई लेना शुरू करे। सबसे पहले इंटरवेंशन पेशेंट का दवाई की तरफ होना चाहिए। हो ये रहा है कि पेशेंट सबसे पहले सीटी स्कैन के लिए भाग रहा है, सीटी स्कैन के बाद वो लैब रिपोर्ट के लिए भाग रहा है, वो रिपोर्ट को आने में 2 से 3 दिन वो बिगाड़ दे रहा है। तो मेरा इंटरवेंशन सबसे पहला है, जांच वगैरह सब अपनी जगह। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे सबसे पहले आप आइसोलेट हो जाइए, अपनी दवाइयाँ लेना शुरू करिए। और हर किसी की एक अप्रोच है, कोई डॉक्टर से कॉन्टेक्ट में थोड़ा सा उनका कंसल्ट करिए, जो बेसिक ट्रीटमेंट है शुरू करिए। इनकेस सिचुएशन 95 से बिलो जाता है तो वही अपने को जांच के लिए भागना है, वरना बेफिजूल जांच के लिए भागना, जांच में कुछ डेफिनेटली कोरोना है तो कुछ ना कुछ लग इन्वॉल्वमेंट आना ही है, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। 10-20% वो सेचुरेशन 95 के ऊपर मेंटेन है तो डेफिनेटली वो कवर हो जाएगा। आपकी एज, आपकी इम्यूनिटी आपका साथ जरूर देगी, इसमें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जो पैनिक में आप अनवांटेडली हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जो अनवांटेडली सीटी स्कैन करवा रहे हैं, मशीनों पर ओवरलोड कर रहे हैं, लैब्स में ओवरबर्डन कर दिया है, इससे जिस आदमी को जरूरत है इन चीजों को, बेसिकली जो इसका सिचुएशन 95 से बिलो है, 90 तक जा रहा है, जिसको लैब रिपोर्ट या फिर सीटी स्कैन की जरूरत है, ऑलरेडी वो उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, आपके कारण उसको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उसकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। तो प्लीज अपने घर में बस एक ऑक्सीजन सिचुएशन नापने के लिए ऑक्सीमीटर रखिए, ऑक्सीजन सिचुएशन नापते रहिए और जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो शुरू करिए। होपफुली भगवान ने सब कुछ चाहा और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो 95 से बिलो आपको सिचुएशन नहीं जाएगा, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो सच में जिसको इसकी नीड है उनके लिए हेल्थ सिस्टम को बचाए रखें। बिल्कुल सर, बने रहिएगा। सीधा अब रुक करते हैं, शुभम जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि अगर 1 साल का बच्चा है वो कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या वैक्सीन ले वो सेफ है? हमने इससे संबंधित आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो कोविड संक्रमण में आ जाती हैं, उन्हें कोविड हो जाता है, तो अगर वो वैक्सीन लेंगी तो क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ रहेगा या वैक्सीन ले सकती है या नहीं? अभी जो वैक्सीन उपलब्ध है भारत में वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही उपलब्ध है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए अभी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वैक्सीन। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी
कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं वो लोग 4 से 6 हफ्ते के बीच में, 4 हफ्ते के बाद और 6ठे हफ्ते के पहले वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो लोगों के मन में जो प्रश्न आ रहा है कि हम तो कोरोना में संक्रमित हो गए, अब हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं या कब लगवाएं, तो वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं जब वो रिकवर हो गए उस डेट से, जिस डेट से वो रिकवर हो चुके हैं उस डेट से 4 से 6 हफ्ते के बीच में। अभी छोटे बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, शीघ्र ही वो भी हमारे देश में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अभी 18 से उम्र के से ज्यादा के लोग जो हैं वो लगवा सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट वुमन जो है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए अभी ट्रायल्स जारी हैं। उन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगाना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करके ही अपने आप को बचाना है। मतलब अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो वैक्सीन ना लगवाएं तो ही ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अभी ट्रायल पर है। अभी वैक्सीन लगाना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ना ही लगाना है तो नहीं लगाना। जी, बनी रहेगा सर। सीधा रुख करते हैं राजेश तिवारी जी के पास। राकेश जी, जैसे कि अभी हमने आप सभी से जानने की कोशिश की है, तमाम तरह के सवाल है, वैक्सीन को लेकर ज्यादा सवाल है लोगों के मन में, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या फिर जो टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट करा रही है लेकिन वो भी संक्रमण की चपेट में आ जाती हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है, या फिर अगर वो संक्रमण का इलाज करवाती हैं तो कितना फीसदी रिकवरी रेट होगा उस दौरान? एक्चुअली अभी भी जैसे कि शुभम गुप्ता जी ने बताया कि अपने यहाँ जो है अभी प्रेग्नेंट वुमेन की भी वैक्सीन नहीं है, ऐसे ही ये जो वैक्सीन अभी अपने पास भारत में उपलब्ध है ये लैक्टेटिंग मदर में भी, मतलब जिनके स्तनपान वाले शिशु हैं उनके लिए ये भी अभी कंट्रा इंडिकेटेड है, अभी उनको वैक्सीन नहीं लगाना। और जैसा आपने कहा कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्रीटमेंट ले रही हैं उन महिलाओं को भी ये वैक्सीन अभी नहीं लेना है, क्योंकि अभी इन पे शोध होना बाकी है कि इन महिलाओं के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रिपरेशन वाली महिलाओं के लिए ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है, अभी इस पे शोध होना अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी इनको वैक्सीन ना लगाया जाए। जी बिल्कुल, आप तीनों का ही चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शुभम गुप्ता सिविल अस्पताल प्रभारी, डॉक्टर राजेश तिवारी सिविल अस्पताल प्रभारी और डॉक्टर सचिव नायक कोविड प्रभारी थे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जो नया स्ट्रेन है वो इतना खतरनाक है और इस नए स्ट्रेन में लोग कैसे कोविड से बच सकते हैं, या फिर जिन्हें कोविड हो गया वो किस तरीके से एहतियात बरतकर अपने जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो स्थिति है देश में, अस्पतालों की जो स्थिति है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी है और कहीं ना कहीं लोग पैनिक भी हो रहे हैं और इसी वजह से जो मौत की संख्या है, मौत का आंकड़ा है वो बढ़ा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।